Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है, हम आजकल फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और यूनिट सेकंड का जो टाइटल है वो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्टोल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के टॉपिक में हम पहले परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद गेस्टोल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक के नोट्स भी मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो यू कैन फाइंड दोज नोट्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्टोल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने दिया था। और उन गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट्स में जो नोटेबल साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो हैं मैक्स वर्दीमा, कोर्ट कोफका एंड कोहिलर। तो इन साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट परस्यू करना होता है, जब भी कोई स्टिमुलस हमें परस्यू करना होता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को या हम उस स्टिमुलस को टोटलिटी में परस्यू करते हैं, एज ए होल परस्यू करते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस को पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स में परस्यू नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी ट्री को परस्यू करना हो तो हम उस ट्री को एज ए होल परस्यू करेंगे, टोटलिटी में परस्यू करेंगे। उसको हम पार्ट्स में परस्यू नहीं करेंगे, ना फ्रेगमेंट्स में परस्यू करेंगे। तो इसलिए हम उस ट्री को सिंपली एज ए ट्री परस्यू करेंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये जो है ये ट्री का ट्रंक है, दीज आर द लीव्स ऑफ द ट्री, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड दीज आर द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। हम ऐसे ट्री को परस्यू नहीं करते हैं, बल्कि ट्री को एज ए होल हम परस्यू करते हैं। ठीक है ना। तो यही मामला जो है सब चीज़ों के साथ है व्हेन इट कम्स टू विजुअल परसेप्शन। हम सभी विजुअल स्टिमुलाई को टोटलिटी में परस्यू करते हैं, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना। तो अगर हमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं हम सबसे पहले एनवायरनमेंट में सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और उसके बाद हमारा ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा ब्रेन चीज़ों को परसीव करता है। तो इस तरह जो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम चीज़ों को मीनिंगफुली परसीव करते हैं। इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन enables us to make sense of the things around us। तो ये था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट। तो चलिए अब हम लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो गेस्टोल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो पहला लॉ लिया है वो है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो अगर हमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी स्टेट्स दैट थिंग्स दैट लुक अलाइक और सिमिलर और ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर। यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी हमें ये बताता है कि वो चीज़ें या वो ऑब्जेक्ट्स जो दिखने में अलाइक हों, जो दिखने में सिमिलर हों, तो हम उनको एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ली है लॉ ऑफ सिमिलरिटी की। ठीक है ना।
तो अगर हमें इस फिगर को परसीव करना हो तो सबसे पहले हमें इस फिगर में कुछ सर्कल्स नजर आते हैं, कुछ ट्रायंगल्स नजर आते हैं और इसी तरह कुछ स्क्वायर्स नजर आते हैं। और ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इक्वली स्पेसड हैं। लेकिन हम इस फिगर में ये भी देखते हैं कि ये सर्कल जो हैं ये दिखने में अलाइक और सिमिलर हैं। इसी तरह ट्रायंगल्स जो हैं ये भी दिखने में सिमिलर और अलाइक हैं और इसी तरह जो स्क्वायर्स हैं ये भी दिखने में अलाइक और सिमिलर हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी हम इन सर्कल्स को एज ए ग्रुप परसीव करते हैं और ट्रायंगल्स को अलग से एज ए ग्रुप परसीव करते हैं और इसी तरह स्क्वायर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। यही हमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी बताता है। और दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो अगर हमें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट्स दैट objects or stimuli that appear close to each other are perceived as belonging to the same group। ठीक है ना। तो अगर हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात करें, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस। यानी ये लॉ हमें ये बताता है जब हम चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को या स्टिमुलाई को एक दूसरे के करीब देखते हैं, एक दूसरे के नज़दीक देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में ये टेंडेंसी होती है हम उन ऑब्जेक्ट्स या स्टिमुलाई या चीज़ों को एज ए ग्रुप परसीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की ये फिगर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ग्रुप ए है और राइट साइड में ग्रुप बी है। तो अगर हमें इस फिगर को परसीव करना हो तो हमें लेफ्ट साइड में भी कुछ सर्कल्स नजर आते हैं और राइट साइड में भी कुछ सर्कल्स नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो लेफ्ट साइड में है ये एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको अलग से ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह जो राइट साइड में सर्कल्स हैं ये भी आप देख सकते हैं ये भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस हम इन सभी सर्कल्स को एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। तो ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ क्लोजर को डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें लॉ ऑफ क्लोजर को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इन लॉ ऑफ क्लोजर आवर ब्रेन परसीव्स इनकम्प्लीट फिगर एज कंप्लीट बाय फिलिंग इन द मिसिंग गैप्स। यानी लॉ ऑफ क्लोजर में ये होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो इनकम्प्लीट फिगर को एज कंप्लीट फिगर परसीव करता है बाय फिलिंग इन द मिसिंग गैप्स। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ क्लोजर को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है लॉ ऑफ क्लोजर की। ठीक है ना। यहाँ पे दो फिगर्स हैं, यानी ये एक फिगर है और ये दूसरी फिगर है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये कौन सी फिगर है और ये कौन सी फिगर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यही होगा कि ये एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल है। लेकिन जब हम इन फिगर्स को माइन्यूटली देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट सर्कल है और ये भी एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें भी कुछ मिसिंग गैप्स है, इसमें भी कुछ मिसिंग गैप्स हैं। तो वो आप देख सकते हैं, यानी ये मिसिंग गैप है यहाँ पे ये मिसिंग गैप है, यहाँ पे फिर ये मिसिंग गैप है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अब ये कंप्लीट सर्कल बन गया। इसी तरह इस ट्रायंगल में भी मिसिंग गैप्स हैं, जैसे कि ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसी तरह यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो अब ये एक कंप्लीट फिगर बन गया, कंप्लीट ट्रायंगल बन गया। यानी लॉ ऑफ क्लोजर में ये होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक इनकम्प्लीट फिगर को जिसमें कुछ गैप्स होते हैं उसको एज कंप्लीट फिगर
परस्यू करता है बाय फिलिंग इन द मिसिंग गैप्स। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम फोर्थ लॉ को डिस्कस करते हैं। फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सिंपलिसिटी। तो अगर हमें लॉ ऑफ सिंपलिसिटी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सिंपलिसिटी स्टेट्स दैट वी परसीव पैटर्न्स इन देयर मोस्ट बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो लॉ ऑफ सिंपलिसिटी हमें ये बताता है कि जब हमें किसी फिगर को परसीव करना होता है तो हम उस फिगर को मोस्ट बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन में परसीव करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं हम उस फिगर को सिंपलेस्ट वे में परसीव करते हैं। तो चले लॉ ऑफ सिंपलिसिटी को हम एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ सिंपलिसिटी की फिगर बनाई है। अगर हमें इस फिगर को परस्यू करना हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिंपलिसिटी वी विल परस्यू दिस फिगर एज ए स्क्वायर विथ टू लाइंस एट द साइड्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस फिगर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें इसमें और दो इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, यानी वी कैन इंटरप्रेट दिस फिगर इन टू मोर वेज। लेकिन दोनों जो वेज ऑफ परसेप्शन है वो कॉम्प्लेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वे ऑफ परसेप्शन ये है कि यहाँ पे एक के है लेफ्ट साइड में, ये के रहा, और राइट साइड में एक इन्वर्टेड के है, राइट साइड में एक inverted k है। This is one of the ways of perceiving this figure, but this way of perception is very complex। तो इसी तरह हम इस फिगर को दूसरे वे में भी परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एज लेटर के नीचे m और ऑन द टॉप ऑफ m w, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बताता हूं, लेटर के के नीचे m और m के ऊपर w। तो ये तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू परसीव दिस फिगर। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिंपलिसिटी जब हमें ऐसे फिगर को परसीव करना हो तो हम ऐसे फिगर को मोस्ट सिंपलेस्ट वे में परसीव करते हैं। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया, इट इज अ स्क्वायर विथ टू लाइंस एट द साइड्स, ठीक है ना। तो ये था लॉ ऑफ सिंपलिसिटी। तो चले अब हम फिफ्थ लॉ पे आते हैं। फिफ्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर हमें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट लाइंस एंड पैटर्न्स दैट आर स्मूथली कनेक्टेड और परसीव्ड एज ए सिंगल यूनिट। यानी ये लॉ हमें बताता है कि वो लाइंस, ठीक है ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइंस हो या कर्व्ड लाइंस हो, या वो पैटर्न्स, ठीक है ना, जो स्मूथली कनेक्टेड होते हैं हम उनको एज ए सिंगल यूनिट परसीव करते हैं। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की फिगर को देख सकते हैं यहाँ। तो अगर हमें इस फिगर को परसीव करना हो तो हम इसको एज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी परसीव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि हम इसको लाइन ए बी और लाइन सी डी परसीव क्यों करेंगे जबकि बीच में पी भी है। वो इसलिए कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं, ये कर्व्ड लाइन जो है ये इसमें एक फ्लो है, ये स्मूथली चलती है, इसमें एक कंटिन्यूटी है, और इस कंटिन्यूटी की वजह से हमारा ध्यान जो है इस पे नहीं जाता है, हम कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं, इस फ्लो को फॉलो करते हैं। इसी तरह जब सी से डी की तरफ ये लाइन आती है इसमें ये भी स्मूथली चलती है, ये भी एक फ्लो के साथ चलती है, इसमें भी कंटिन्यूटी है, और हमारा ध्यान जो है पी पे नहीं जाता है। तो इसलिए हम इसको एज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी परसीव करते हैं, ठीक है ना। तो इस फिगर को हम एक और तरीके से परसीव कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 लाइन्स
मीटिंग एट पॉइंट पी। फॉर एग्जाम्पल लाइन ए यहाँ तक, लाइन बी यहाँ से यहाँ तक, लाइन सी यहाँ से यहाँ तक, और वो लाइन डी यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन जो है ये पॉइंट पी पे मिलते हैं। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन जो है ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि हमारे ब्रेन में ये टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को जब देखता है वो उनको स्मूथली देखना चाहता है, वो उनको अनब्रोकन देखना चाहता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम इसको परसीव करते हैं एट फर्स्ट ग्लैंस हम इसको लाइन ए बी एंड लाइन सी डी परसीव करते हैं। तो दिस वाज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सिक्स्थ लॉ पे आते हैं। सिक्स्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कॉमन फेट। तो लॉ ऑफ कॉमन फेट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉमन फेट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट मूव in the same direction or perceived as a group or unit। यानी लॉ ऑफ कॉमन फेट हमें ये बताता है वो ऑब्जेक्ट्स या वो एलिमेंट्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उनको एज ए यूनिट परसीव करते हैं, एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को ले सकते हैं। तो हमें ये पता है कि बर्ड्स जो है वो झुंड की सूरत में फ्लाइट करते हैं। तो जब हम बर्ड्स को एक साथ आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो उनकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो हमारे माइंड में ए सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करती है, ए सेंस ऑफ कॉमन डायरेक्शन क्रिएट करती है। तो कंसिक्वेंटली हम उन बर्ड्स को एज ए ग्रुप परसीव करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम सेवंथ लॉ को डिस्कस करते हैं। सेवंथ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री। तो अगर हमें लॉ ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इन द लॉ ऑफ सिमेट्री आवर माइंड लाइक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज सिमेट्री क्रिएट्स एन impression of stability and order। यानी लॉ ऑफ सिमेट्री हमें ये बताता है कि हमारा ब्रेन जो है वो सिमेट्री को पसंद करता है, क्योंकि सिमेट्री हमारे ब्रेन में इंप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ सिमेट्री को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स लिए हैं। ये फिगर जो है लेफ्ट साइड में ये एसिमेट्रिकल फिगर है और राइट साइड में जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर हमें इस फिगर को परसीव करने के लिए कहा जाएगा जो एक एसिमेट्रिकल फिगर है, हमारा ब्रेन जो है वो इस फिगर को इस तरह परसीव करेगा। ये फिगर जो है ये एसिमेट्रिकल फिगर है और ये जो है ये सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि हमारा माइंड जो है जैसे कि मैंने अभी बताया वो सिमेट्री को पसंद करता है। इसलिए तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री आवर ब्रेन हैज टेंडेंसी टू परसीव एसिमेट्रिकल फिगर इनटू ए सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना। तो ये था लॉ ऑफ सिमेट्री। तो चले अब हम गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट लॉ मैंने लिया है उसको डिस्कस करते हैं। और हमारा जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। यानी लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप हमें ये बताता है, यानी जब भी हमें किसी फिगर को परसीव करना हो तो हम उस फिगर को हमेशा अगेंस्ट द बैकग्राउंड परसीव करते हैं। और हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि वो हमेशा फिगर को बैकग्राउंड से सेग्रीगेट करता है, बैकग्राउंड से सेपरेट करता है। तो विद द रिजल्ट फिगर जो है दैट बिकम्स फोकस ऑफ आवर अटेंशन और हम फिगर को हमेशा अगेंस्ट द बैकग्राउंड परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बर्ड्स को स्काई में उड़ते हुए देखते हैं तो वी ऑलवेज परसीव बर्ड्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड स्काई। तो बर्ड्स जो है हमारे लिए फिगर बनते हैं और स्काई जो है हमारे लिए बैकग्राउंड बनता है। तो बैकग्राउंड सिंपली फिगर को कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो फिगर में और ग्राउंड में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फिगर जो है वो वेल डिफाइंड होती है एज कंपेयर टू बैकग्राउंड। इसी तरह जो फिगर है
वो वेल डिस्टिंक्ट होती है एज कंपेयर टू बैकग्राउंड, और फिगर जो है दैट बिकम्स फोकस ऑफ आवर अटेंशन, वायर एज बैकग्राउंड प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट टू द फिगर, वायर एज बैकग्राउंड एड्स ब्यूटी टू आवर फिगर। तो इस तरह जो है हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, insightful लगा, then do not forget to like, share and subscribe the channel. So with these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.